Good evening, everybody. So today we'll be reading a few more articles. हम लोग इसके और थोड़े से कुछ आर्टिकल्स देखने वाले हैं एंड इस सेशन के बाद we'll be able to complete हमारा दृष्टि आईएएस का पॉलिटी गवर्नेंस वाला पार्ट. ओके, एंड दिस वुड बी अ वेरी शॉर्ट लेक्चर, हार्डली 20 मिनट्स का ये लेक्चर होगा. सो सबसे पहले तो पीपल हु आर न्यू, वेलकम. माय नेम इज कनुप्रिया एंड मैं यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह सब पढ़ा रहे होते हो. ठीक है, सो डू सब्सक्राइब इट एंड डू वॉच दीज लेक्चर्स. और टेलीग्राम ग्रुप है एक बाय द नेम KNOWLEDGEHOUR, नॉलेज आर करके टेलीग्राम ग्रुप है. डू ज्वाइन इट विद PDF. और अगर नहीं मिलता है तो कहीं कमेंट कर देना किसी वीडियो पे. आई विल शेयर द लिंक. ओके, सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीडिया स्ट्रैटेजी. तो ये आर्टिकल यहाँ पे क्या बोल रहा है, why is it in news? तो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया फ्लैग्ड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट्स मीडिया स्ट्रैटेजी. तो गवर्नमेंट की एक मीडिया स्ट्रैटेजी आई है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मीडिया स्ट्रैटेजी आई है. तो वो मीडिया स्ट्रैटेजी को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने व्यू में लाया है, उसको पॉइंट आउट किया है. और ये जो स्ट्रैटेजी थी ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई है, ये जो रिपोर्ट है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बनाई है. और एडिटर्स गिल्ड के हिसाब से दिस रिपोर्ट इज एक्चुअली शोइंग गवर्नमेंट्स इंक्रीजिंगली ड्रैकोनियन एटीट्यूड टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म. तो इस रिपोर्ट के हिसाब से एडिटर्स गिल्ड के हिसाब से ये जो रिपोर्ट आई है ये दर्शाती है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कितना ज्यादा भयंकर खतरनाक हो चुका है टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म. ओके, दिस इज व्हाट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इज सेइंग. अब भाई ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया क्या है? सो इफ आई टॉक अबाउट एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये 1978 में फॉर्म किया गया था. और इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इसके ऑब्जेक्टिव्स एक तो हो गया आपका प्रोटेक्टिंग द प्रेस फ्रीडम, एंड दूसरा इज रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ एडिटोरियल लीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. तो बेसिकली ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है इट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन, आपको याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है. प्रेस को कितने तरीकों से फ्री किया जा सकता है, फ्री रखा जा सकता है. ओके, सो ये इसकी बात करें एंड दैट इज द रीजन जब ये रिपोर्ट कुछ नेगेटिव चीजें बोलती है, नेगेटिव चीजें हाईलाइट करती है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट, तो एडिटर्स गिल्ड उसको वहां पे क्वेश्चन करता है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कि यार उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है. तो रिकमेंडेशंस फ्रॉम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी हुई हैं जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में दी थी, जो कि एडिटर्स गिल्ड को पसंद नहीं आई. तो पहली चीज क्या है? तो ये रिपोर्ट बोलती है कि गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए जर्नलिस्ट्स को, और ऐसे जर्नलिस्ट्स को लेकर आना चाहिए, ऐसे जर्नलिस्ट्स को हाईलाइट करना चाहिए जो गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे. ठीक है, जो गवर्नमेंट की पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे. इसके बाद द गवर्नमेंट शुड हैव एन इंक्रीज्ड एंगेजमेंट विद जर्नलिज्म स्कूल्स. गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो जर्नलिज्म से रिलेटेड स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनके साथ ज्यादा से ज्यादा एंगेज किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि अगर हम आज से ही जर्नलिज्म वाले स्कूल्स के साथ एंगेजमेंट शुरू कर देंगे देन फ्यूचर के जो जर्नलिस्ट्स होंगे वो प्रो गवर्नमेंट होंगे. दिस इज अनदर पॉइंट. तो ये चीजें प्रेस फ्रीडम नहीं दर्शाती हैं. ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली शोइंग दैट हाउ the government is trying to control the media in a way, not in a short term अगर तो then in a long term, लेकिन वो एक तरीके से प्रेस फ्रीडम को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ engaging with foreign media and NRIs is another point. यहाँ पे बोला गया है, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आई है, it says that there should be a regular interaction with foreign media journalists. गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेन मीडिया एंड फॉरेन मीडिया के जो जर्नलिस्ट्स हैं उनके साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन हो. काय के लिए भाई? सो दैट इट्स पर्सपेक्टिव इज पुट आउट करेक्टली इन द इंटरनेशनल फोरम, सो दैट अगर कुछ इंटरनेशनली चीजें हाईलाइट होती हैं, कोई नेगेटिव चीजें जो कंट्री में हो रही हैं, दे आर हाईलाइटेड इन द इंटरनेशनल फोरम, ये जो मीडिया ग्रुप्स हैं दे कैन एक्चुअली हेल्प द कंट्री एंड द गवर्नमेंट टू मेक द इमेज पॉजिटिव. एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करने के लिए हेल्प करेगा. इसलिए ये कह रहे हैं कि फॉरेन मीडिया और फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ एंगेज करना गवर्नमेंट का जरूरी है. इसके बाद हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट्स वर्क, ये बोला जाता है कि भाई गवर्नमेंट को फोकस करना है उन मीडिया ग्रुप्स पर, उन जर्नलिस्ट्स पर जो गवर्नमेंट के वर्क को हाईलाइट कर रहे हैं और उस वर्क को भी पॉजिटिवली हाईलाइट कर रहे हैं. एंड नेगेटिव स्टोरीज,
नेगेटिव स्टोरीज को हटा रहे हैं, नेगेटिव स्टोरीज को एक तरीके से फिल्टर आउट कर रहे हैं, आपके सामने सिर्फ पॉजिटिव 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 चीजें दिखा रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से ये रिपोर्ट जो है ये काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें क्या मतलब ऐसी चीजें विच इज नॉट लाइक बाय द एडिटर्स गिल्ड, जो कि प्रेस फ्रीडम पे बिलीव रखता है, प्रेस फ्रीडम के लिए काम करता है। इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि फिजिकल कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट मैगजीन न्यू इंडिया समाचार शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मोटिव है? भाई गवर्नमेंट ने जितने वर्क्स, जितने इनिशिएटिव्स, जितने प्रोग्राम्स चालू किए हैं, पॉलिसीज निकाली हैं, वो सारी की सारी एक जगह हाईलाइट हो जाए और आपके सामने एकदम गुडी गुडी पिक्चर बन जाए, ये इसका काम है। ओके, इसके बाद सोशल मीडिया, तो गवर्नमेंट को सोशल मीडिया में इंगेज करना चाहिए ताकि द गवर्नमेंट इज एबल टू रीच द मैक्सिमम, एंड ये जो आउटरीच है ये काफी पॉजिटिव आउटरीच रहे। ओके, इसके बाद काउंटरिंग फॉल्स नैरेटिव्स, ये बोला गया है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोशिश करनी है कि उनको नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को ट्रैक डाउन करना है, ट्रैकिंग 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स हु डिस्क्रेडिट द गवर्नमेंट एंड एनकरेजिंग 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स को डिस्क्रेडिट करना है और 50 पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स को एनकरेज करना है जो एक्चुअली गवर्नमेंट के पॉजिटिव कामों को हाईलाइट करता है। सो यू सी इट इज ऐसा लग रहा है लाइक इट इज सीमिंग कि यहाँ पे दे आर नॉट ओपन टू क्रिटिसिज्म, दे आर नॉट बीइंग ओपन टू ऑब्जेक्शंस और मे बी रिजेक्शंस बाय द पब्लिक। ठीक है, तो ये चीज एडिटर गिल्ड जो है उसको नहीं पसंद आई, इसलिए ये पॉइंट आउट किया गया है। अब भाई यहाँ पे वही कंसर्न्स क्या है एडिटर्स गिल्ड की? व्हाट आर दीज कंसर्न्स ऑफ द एडिटर गिल्ड? यहाँ पे गवर्नमेंट का इंक्रीजिंगली ड्रैकोनियन एटीट्यूड देखा गया है अगेंस्ट एनी क्रिटिक। एक नेगेटिव एटीट्यूड देखा गया है कि भाई हम लोग ओपन टू क्रिटिसिज्म नहीं है। इसके बाद देखा जा रहा है कि इस कारण से इंक्रीज्ड सर्विलेंस हो रहा है, काफी ज्यादा निगरानी और नजर रखी जाएगी एक तरीके से आपके कामों पर। इसके अलावा एन एम्बेडेड टूल किट टू कंट्रोल द नैरेटिव, बेसिकली आपके नैरेटिव को, आपके ओपिनियंस को, आपकी बातों को कंट्रोल करने की बात की गई है एक तरीके से। तो यहाँ पे आप फ्रीली नहीं बोल पा रहे हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज बीइंग हाईलाइटेड बाय द एडिटर्स गिल्ड कि यार एक तरीके से हमारी आवाज को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अब सजेशन रिवील्ड एन इंटेंशन टू मजल एनी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, बेसिकली यही देखा जा रहा है कुछ रिसेंट मंथ्स में स्पेसिफिकली कि जहां पे किसी ने आवाज उठाने की कोशिश करी, इफ देयर इज एनी इंटेंशन, देयर इज एनी कोशिश कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलो, देन आपको दबाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये चीज तब तक पॉजिटिवली पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो देन इट इज फाइन, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो जो कि गलत है, विच इज एक्चुअली फेक, देन इट इज रॉन्ग। बट एट प्रेजेंट वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर टूल जो फेक न्यूज को फिल्टर आउट कर पाए, राइट? तो यहाँ पे इसलिए देखा गया है कि कोई भी क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, टू ब्रिंग द पर्सन, द इंस्टीट्यूशन डाउन। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग एडिटर गिल्ड को किस बात पर गुस्सा आई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पे, किन चीज पे उनने क्वेश्चन किया। नाउ वील टॉक अबाउट वैक्सीन पासपोर्ट्स। वैक्सीन पासपोर्ट्स क्या है? तो भाई अ वैक्सीन पासपोर्ट इज एन ई सर्टिफिकेट। जैसे आपको पासपोर्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने के लिए दिखाना पड़ता है, जाने के लिए दिखाना पड़ता है, राइट? सो ई सर्टिफिकेट होता है वैसे ही आपका वैक्सीन पासपोर्ट। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, हाँ, I am taking a class. ओके, सो वैक्सीन पासपोर्ट में ये देखा गया है कि वो एक ई सर्टिफिकेट है दैट स्टोर्स एंड रिकॉर्ड्स कोविड-19 का टेस्ट स्टेटस। तो जैसे कि आप पासपोर्ट दिखाते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, तो वैसे ही एक वैक्सीन पासपोर्ट भी एक तरीके का पासपोर्ट है जिसमें आपके कोविड स्टेटस को, आपको वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है तो कब लगा है, कब एक्सपायरी है, ये सारी चीजें उस वैक्सीन पासपोर्ट में मेंशन रहेंगी। ओके, अब इसको आप स्मार्टफोन ऐप
में भी रख सकते हो या किसी डिजिटल फॉर्मेट में भी रख सकते हो। इसके अलावा द आइडिया क्या है इसका, ऑन द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन, वही जो मैंने आपको बताया कि भाई वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई है। तो कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे ऐसा एक सिस्टम ला दिया है कि यार आपके पास अगर वैक्सीनेशन का प्रूफ नहीं है, इफ यू आर नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड, आपका अगर कंट्री में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, देन यू आर नॉट अलाउड टू एंटर, तो आपको वो अपनी कंट्री में आने नहीं देंगे। तो एक तरीके का ये प्रूफ है कि भाई हाँ वैक्सीनेटेड है। ओके, यहाँ देखो, ट्रैवलर्स फ्रॉम मेनी अफ्रीकन कंट्रीज, कई अफ्रीकन कंट्रीज से जो ट्रैवलर्स हैं उनको यूएसए या इंडिया आने के टाइम पे एक प्रूफ सबमिट करना पड़ता है दैट दे आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट येलो फीवर। येलो फीवर एक डिजीज है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज के लिए देखा गया है कि ये वैक्सीनेशन का प्रूफ नीडेड है येलो फीवर के लिए। अब 2021 में इजराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री, इजराइल पहली कंट्री बन गई टू इंट्रोड्यूस अ सर्टिफिकेशन सिस्टम अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 से रिलेटेड सर्टिफिकेशन की बात करी जाए तो इजराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने लागू कर दिया। ठीक, अब ये जो फंक्शन ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो इट विल डिजिटाइज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स, वैक्सीनेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स ये सारे डिजिटलाइज हो जाएंगे, आपके, मेरे, पड़ोसी के, सबके, कि भाई वैक्सीनेशन लगा है कि नहीं लगा, लगा तो कब लगा, उसकी एक्सपायरी क्या है, कहाँ लगा, फलाना ठिकाना, सब कुछ वहां पे आ जाएगा। तो ये एक प्रूफ की तरह एक्ट करेगा एंड दिस विल डिजिटाइज वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स। ओके, अब भाई पोटेंशियल बेनिफिशियरी, The primary benefit will be to the tourism and hospitality industries. हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम पे एक इंडस्ट्री which is suffering a lot is your tourism and hospitality industry. तो यहाँ पे एक तरीके से ये इनकी हेल्प करेगा। Okay, it will benefit the tourism industry. इसके बाद बात करी जाए तो एक सिमिलर इनिशिएटिव देखा गया है IATA का, जिसे IATA ट्रैवल पास बोला जाता है। सबसे पहले तो IATA का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। सो दिस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसने एक ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है IATA ट्रैवल पास। ठीक है, ये प्रोवाइड करेगा एयरलाइंस और अदर एविएशन इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स को विद अ कॉमन प्लेटफॉर्म। इनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा टू चेक फॉर द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन। वही चीज, चेक फॉर द प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन और उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए ये सारे एविएशन इंडस्ट्री की जितनी एयरलाइंस हैं उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इसलिए ये IATA ट्रैवल पास कहलाता है। ओके, अब कंसर्न्स रेज करी गई हैं। देयर हैव बीन, हर चीज के हम लोग बोलते हैं कि दो पहलू हैं, सो देयर हैव बीन कंसर्न्स रेज रिगार्डिंग वैक्सीन पासपोर्ट। कुछ लोगों ने बोला है हेल्पफुल है, कुछ ने ये भी बोला है कि भाई नहीं है। सी हाउ इज इट नॉट हेल्पफुल। तो WHO की बात करें तो WHO इज अगेंस्ट दीज वैक्सीन पासपोर्ट्स। ओके, उनने बोला है कि आप वैक्सीनेशन का एक कॉमन डेटाबेस तो बना रहे हो, आप पासपोर्ट तो बना रहे हो, लेकिन अभी वी डू नॉट हैव प्रूफ कि ये 100% सही है कि नहीं है। देर आर स्टिल अ लॉट मेनी अननोन फैक्ट्स। अभी तक हमें कोविड से रिलेटेड सारे फैक्ट्स 100% श्योरिटी से नहीं पता है। सो देर आर स्टिल क्रिटिकल अननोन फैक्ट्स रिगार्डिंग द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीनेशन। तो जब वैक्सीनेशन के बारे में ही हमें सारी चीजें सही नहीं पता है तो आप उससे रिलेटेड एक डेटाबेस कैसे बना सकते हो। इसके बाद लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज अनदर पॉइंट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। कई जगहों पर कई कंट्रीज आपकी बहुत ज्यादा आगे हैं वैक्सीनेशन में, वेयर एज देयर आर सर्टेन पुअर कंट्रीज जो कि वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं करवा पा रही हैं। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का इशू आ जाएगा, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी का इशू आ जाएगा। ओके, इसके बाद इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। कुछ जैसे ही आप देखोगे कि ट्रैवलर्स को वैक्सीन पासपोर्ट लग रहा है, देन प्रेफरेंशियल वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट, तरीका एक इशू बन जाएगा इन कंट्रीज में। जैसे कि मानो कि इंडिया से US जाने के लिए अगर वैक्सीन पासपोर्ट लग रहा है तो प्रेफरेंशियल वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा कि भाई जो लोग जा रहे हैं बाहर उनको वैक्सीन पहले दिया जाए, बल्कि दिस शुडंट बी द रीजन, राइट। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत आएगी, प्रेफरेंशियल वैक्सीनेशन का जो एक इशू है वो बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी प्रिवेल करेगा कि भाई जो रिच कंट्रीज हैं वो ज्यादा इजीली वैक्सीनेट करवा पा रही हैं अपने लोगों को, तो उनका वैक्सीन पासपोर्ट इजीली बन जाएगा, वेयर एज पुअर कंट्रीज के लिए ये सिचुएशन सेम नहीं रहेगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एंड इसके बाद अगर देखा जाए तो वही चीज कि आपकी लोअर इनकम कंट्रीज विल लूज आउट ऑन एडवांटेज। यहाँ पे जो लोअर इनकम वाली कंट्रीज हैं, जो लोग
मिडिल इनकम या पुअर इनकम वाली कंट्रीज से बाहर जाना चाहते हैं, वो वैक्सीन पासपोर्ट नहीं इशू करवा पाएंगे, उनके लिए वो एक लॉस की तरह आएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज ऑल्सो अनदर कंसर्न विच इज प्राइवेसी का कंसर्न। आप सब कुछ डिजिटाइज कर रहे हो, यू आर डिजिटाइजिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, सो देर आर मेनली डिजिटल सर्टिफिकेट्स, राइट। हम डिजिटल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन के प्रूफ को डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। तो यार उस तरीके से तो आपके मूवमेंट को भी ट्रैक डाउन किया जा सकता है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, हेलो, आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, आई टॉक टू यू लेटर। या सो अब रॉन्ग प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि हम लोग कई बार देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं वेयर अ पर्सन हैज नॉट कमिटेड अ क्राइम, एक इंसान ने एक क्राइम नहीं किया होता है, बट ड्यू टू सम एरर्स या मे बी जानबूझकर या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि उसको लेट अस से कि जेल भेज दिया जाता है और उसको गिल्टी करार दिया जाता है, दैट दिस पर्सन इज गिल्टी ऑफ द क्राइम, जबकि उस इंसान ने क्राइम किया ही नहीं है। और 20 साल बाद जब वो जेल से वापस आता है या मे बी नहीं आता है, तब पता चलता है कि उस इंसान ने वो क्राइम किया ही नहीं था। तो व्हेन द पर्सन हैज नॉट डन अ क्राइम और आपने उसे 20 साल की सजा दे दी है, देन कंपनसेट करना बनता है। वो इंसान वो डिजर्व नहीं करता था जितना बुरा आपने उसके साथ किया है, तो कंपनसेशन का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे एक पिटिशन फाइल हुई है दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू फ्रेम गाइडलाइंस, गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है फॉर कंपनसेटिंग विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। जहां पे विक्टिम्स के साथ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन हुआ है वहां पे उनको कंपनसेट करने की जरूरत है, ठीक। अब भाई रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन क्या है? वही चीज जो मैंने आपको बताया, केसेस वेयर द अक्यूज्ड वाज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं था और आपने उसको सजा दे दी, दैट इज रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन। ये गलत है, ये सरासर गलत है। अब अगर हम ICCPR की बात करें, यानी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात करें, तो इंडिया ने ये रैटिफाई किया था ICCPR, और इस ICCPR के हिसाब से जो भी इस ICCPR की पार्टीज हैं, ऑब्लिगेटरी पार्टीज हैं, जो इनकी मेंबर्स हैं, उनकी एक ऑब्लिगेशन है कि उनको कंपनसेशन, विक्टिम्स के कंपनसेशन के लिए, वो विक्टिम्स जो रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन का शिकार हुए हैं उनके कंपनसेशन के लिए लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी ICCPR के अंदर है कि अगर आप ICCPR को रैटिफाई करते हो, इफ यू आर मेंबर टू दिस, देन द कंट्री हैज टू मेक अ लॉ टू कंपनसेट विक्टिम्स ऑफ रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, ठीक। सो देखो, ये जो पिटिशन अभी अभी रिसेंटली आई है, इट सेड इनोसेंट फेल विक्टिम टू द मैलिस ऑफ द अथॉरिटीज। तो अथॉरिटीज की गलतियों के कारण या मे बी कुछ लूप होल्स के कारण, कुछ मिस्टेक्स, कुछ रॉन्ग डूइंग्स के कारण कितने इनोसेंट्स ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से जिनको प्रोसिक्यूट किया जाता है, जिनकी कोई गलती ही नहीं है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है। तो देन व्हाट इज सपोज्ड टू बी डन? दे आर सपोज्ड टू बी कंपनसेटेड। उनको इतने सालों की सजा जो आपने बेमतलब में दी है उसके लिए कंपनसेट करना जरूरी है। सो सी, इफ वी टॉक अबाउट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट अबाउट रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड ये चीज पहली बार क्वेश्चन में नहीं आई है, पास्ट में भी देखा गया है कि ये चीज डिस्कस की गई है हायर अथॉरिटीज के द्वारा। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस था बबलू चौहान वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंसर्न जताई कि आपने अगर किसी इनोसेंट पर्सन को रॉन्गफुली प्रोसिक्यूट किया है, देन आपको कंपनसेशन देना चाहिए, इट ऑल्सो आस्क्ड द लॉ कमीशन, यहाँ पे आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉ कमीशन से बोला टू टेक आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन, एक पूरा डिटेल तरीके से देखो कि क्या इशू है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन क्यों होता है, कैसे होता है, और अगर हो जाता है देन कंपनसेशन का क्या सीन रहेगा। तो भाई ये लॉ कमीशन को देखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था। इसके अलावा 277th रिपोर्ट, लॉ कमीशन की 277th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट ने कुछ चीज रिकमेंड करी। And what is it? It recommended amendments to the CRPC. इस रिपोर्ट ने एक रिकमेंडेशन दी कि भाई CRPC में एक अमेंडमेंट लेकर आओ। क्या अमेंडमेंट लेकर आओ? कि अगर कोई इंसान का रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन होता है देन कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। ये 277th रिपोर्ट की रिकमेंडेशन थी। इस रिपोर्ट ने एक और रिकमेंडेशन दी कि भाई ऐसे स्पेशल कोर्ट्स लेकर आओ, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में ऐसे स्पेशल कोर्ट्स लेकर आओ
जो कि देखेंगे क्लेम्स ऑफ कंपनसेशन। अगर कोई इंसान कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है और बोलता है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ था, रॉन्गफुल तरीके से प्रोसिक्यूट किया गया था, तो उस केस के कंपनसेशन को देखने के लिए स्पेशल कोर्ट्स लेके आओ, हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में लेकर आओ। ये भी एक रिकमेंडेशन थी। ओके इस 277th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग द क्लेम फॉर कंपनसेशन, अगर कंपनसेशन क्लेम किया जा रहा है तो ये जो कंपनसेशन है ये वो अक्यूज्ड पर्सन जिस पे गलत तरीके से आरोप लगा के उसे जेल भेजा था या उसे प्रोसिक्यूट किया था, या तो वो खुद क्लेम कर सकता है अपना कंपनसेशन, या कोई एजेंट कर सकता है जिसे उस पर्सन ने जो रॉन्गफुली जिसको प्रोसिक्यूट किया गया था वो बोलता है कि हाँ ये मेरी तरफ से ये काम कर रहा है, देन वो भी उसको कंपनसेशन को क्लेम कर सकता है। और मे बी इफ द अक्यूज्ड डाइज देन उसका कोई फैमिली मेंबर वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। इसके अलावा द 277th रिपोर्ट ऑल्सो सेड कि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए जो फॉलो करने चाहिए। आपको कंपनसेशन देते टाइम ये चीज देखनी है कि ऑफेंस कितना सीरियस था, कितने टाइम के लिए कितने टाइम पीरियड के लिए उस इंसान को जेल में रखा गया या प्रोसिक्यूट किया गया, उसकी हेल्थ पर क्या असर पड़ा इतने टाइम पे, उसकी रेप्यूटेशन कितनी खराब हुई, मे बी उसने कितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिस करी इन कारणों से। 20 साल अगर वो जेल के अंदर था तो कितनी अपॉर्चुनिटीज उसने मिस करी। इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। और ये कंपनसेशन कैन बी बोथ इन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी तरीके से, पैसे के तौर पे भी दिया जा सकता है या मे बी किसी और तरीके से भी कंपनसेशन दिया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। Okay, just yeah. So we'll be reading this next article, which is Places of Worship Special Provisions Act of 1991. I will just tell you समथिंग अबाउट दिस एंड वी आर गुड टू गो विद द आर्टिकल। पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एक्ट है 1991 का, ये एक्ट बोलता है it seeks to maintain the religious character of places of worship as it was in 1947। ये कहता है, ये एक्ट ये कहता है कि भाई किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर है, वो रिलीजियस कैरेक्टर 1947 को जो था, 15 अगस्त 1947 को जो उसका रिलीजियस कैरेक्टर था वो वही रहेगा, उससे चेंज नहीं होगा। ठीक, जैसे मानो कि अगर मेरा घर है, मतलब लाइक माय घर, इट्स अ टेम्पल, सो लेट अस अज्यूम कि ये टेम्पल है 15 अगस्त 1947 के हिसाब से, देन इसका कैरेक्टर यही है, दिस वुड बी अ हिंदू टेम्पल एंड इसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता है। सो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट ऑफ 1991 ये कहता है कि आप रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एक रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप को मेंटेन रखोगे एज ऑफ अगस्त 1947। यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया गया है विच वॉज द राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद वाला केस। क्योंकि ये एक्सेप्शन था, इसी कारण से ये जो केस था राम जन्मभूमि है कि बाबरी मस्जिद वाला एरिया है, ये चल पाया। अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये केस ही नहीं चल पाता। सो दिस वाज इट। ये आपका प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का यही कहता है कि आपको like the religious place का जो religious character है that would be maintained। और ये इनने आपको डेट दे दी 15 अगस्त 1947 की। ठीक है, इसके बाद we will move to the next article which is autocratization goes viral report VDEM Institute। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है भाई, इंडिया को क्लासिफाई कर दिया गया है एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी समझ रहे हो, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित कर दिया गया है इंडिया को एक एनुअल रिपोर्ट में। इस एनुअल रिपोर्ट का नाम है ऑटोक्रेटाइजेशन गोज वायरल और ये है एक स्वीडन बेस्ड इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। ये जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम है वीडेम। वीडेम इज वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंडिया हैज बीन क्लासिफाइड एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। अब इसके पहले यूएस वॉचडॉग, एक यूएस का इंस्टीट्यूट था फ्रीडम हाउस। इस फ्रीडम हाउस ने इंडिया के स्टेटस को डिग्रेड कर दिया, डाउनग्रेड कर दिया। ये हम यूएस के वॉचडॉग की बात कर रहे हैं, फ्रीडम हाउस की बात कर रहे हैं। तो इसने कैसे डाउनग्रेड कर दिया, इसने इंडिया के स्टेटस को पार्टली फ्री कर दिया।
इंडिया का स्टेटस इनिशियली जो था उससे डाउनग्रेड करके पार्टली फ्री कर दिया इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट। ये एक रिपोर्ट आई फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021, इसके स्टेटस, इसमें इंडिया के स्टेटस को डाउनग्रेड करके पार्टली फ्री कर दिया। किसने कर दिया? यूएस का एक वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वीडम इंस्टीट्यूट ने क्या बोला। तो भाई वीडम इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया स्वीडिश का रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कौन लेकर आया था? इट वाज फाउंडेड बाय स्टेफन लिंडबर्ग। स्टेफन लिंडबर्ग इसको लेकर आए वीडम इंस्टीट्यूट को, और ये हर साल एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है। इस रिपोर्ट में ये बताता है कि किस कंट्री में क्या स्टेटस है डेमोक्रेसी का, क्या डेमोक्रेसी है क्या नहीं है, पार्टली है या खत्म होने वाली है। वट एवर इज द स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री इज शोन बाय द वीडम इंस्टीट्यूट इन एन एनुअल रिपोर्ट। इन एन एनुअल रिपोर्ट इट इज शोन। ठीक है, तो भाई ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए तो इस इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा बोला गया है दैट देयर हैज बीन अ ग्लोबल डिक्लाइन। एक डिक्लाइन रहा है लिबरल डेमोक्रेसीज का। पिछले 10 सालों में लिबरल डेमोक्रेसीज हैव बीन ऑन अ डिक्लाइन। लिबरल डेमोक्रेसीज लगातार कम हो रही हैं, एंड ये डिक्लाइन भी उनका काफी स्टीप डिक्लाइन है। कौन कौन से रीजन में? एशिया पैसिफिक, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका, इन सब जगहों पर देखा गया है कि डिक्लाइन है, एक स्टीप डिक्लाइन है लिबरल डेमोक्रेसीज का। अब इस डिक्लाइन में इनने जो टॉप 10 की कंट्रीज निकाली उसमें इंडिया भी है, ब्राजील भी है और टर्की भी है। ये 3 कंट्रीज जो है ये टॉप 10 में आती हैं। यू सी दिस टॉप 10 ऑटोक्रेटाइजिंग कंट्रीज, यू हैव टर्की, यू हैव इंडिया, यू ऑल्सो हैव ब्राजील। ओके, तो ये बोला गया है। अब अगर हम इंडिया की पोजीशन को स्पेसिफिकली देखें तो इंडिया अर्लियर एक उसका स्टेटस जो था वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का था। इंडिया हैड द स्टेटस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। नाउ लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का स्टेटस इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पे आ गया है। डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी पर इसका स्टेटस आ गया है। ठीक है, ये बोला गया है, दिस इज अ वेरी नेगेटिव स्टेटमेंट टू से इंडिया इज नाउ एज ऑटोक्रेटिक एज पाकिस्तान। इंडिया को ऑटोक्रेसी के फील्ड में हम पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। और ये बोला गया है देन हमारा जो स्टेटस है इट इज वर्स देन बांग्लादेश एंड नेपाल इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑटोक्रेटिक। हम लोग बांग्लादेश और नेपाल से भी गए गुजरे हो गए हैं। ओके, एक जो चीज बोली गई है विच इज लाइक पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज इंडिया में दे हैव डेटोरिएटेड, बुरी तरीके से डेटोरिएट हो गई हैं ये पॉलिटिकल राइट्स एंड सिविल लिबर्टीज 2014 के बाद से। ठीक, अब यहाँ पे रीजन भी दिया गया है। द इंस्टीट्यूट, वीडम इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट में रीजन भी देता है कि क्या क्या रीजंस है डाउनग्रेड के। तो ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज यूज करे हैं अपने क्रिटिक्स को शांत करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज यूज्ड अ लॉट ऑफ लॉज, यूज्ड देम नेगेटिवली, बुरी तरीके से नेगेटिव तरीकों से गवर्नमेंट ने वो लॉज यूज करे हैं ताकि वो क्रिटिक्स को जो उनके नेगेटिव चीजों के बारे में बता रहे हैं उनको चुप करा पाए। तो वो कौन से एक्ट्स हैं, कौन से सेक्शंस, कौन से एक्ट्स, कौन से लॉज हैं? भाई सेडिशन से रिलेटेड सेक्शन 124A लगाया गया है। डिफेमेशन से रिलेटेड लोगों पे, इंस्टीट्यूट्स पे ये सेक्शन लगाया गया है। उसके अलावा FCRA पता है? इट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये 2010 का एक्ट है। इसको लगाया गया है to restrict entry, exit and functioning of civil society organizations. Civil society organizations which are not working as per the idea and will of the government, जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट से अलग जाकर, हट कर या उनके अगेंस्ट जाकर वर्क कर रहे हैं, उन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को शांत करने के लिए, अलग करने के लिए FCRA 2010 के एक्ट का यूज किया गया है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो सीन दैट द गवर्नमेंट हैज यूज्ड UAPA 1967 which is Unlawful Activities Prevention Act। लोगों को, इंस्टीट्यूट्स को, कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स को दबाने के लिए, साइलेंट करने के लिए, उनकी आवाज ना उठने देने के लिए या चुप कराने के लिए इन सारे लॉज का नेगेटिवली गवर्नमेंट ने यूज किया है। ये रीजन दिया है वीडम इंस्टीट्यूट ने इंडिया के स्टेटस को डाउनग्रेड करने के लिए। और डाउनग्रेड कहां से कहां किया? इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी, अब उसको स्टेटस दे दिया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी का। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर डन विद द पॉलिटी एंड द गवर्नेंस सेक्शन। विल बी स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक सिनेरियो फ्रॉम टुमारो।
करो। थैंक यू सो मच। किसी को कोई भी डाउट हो तो डू मेल, डू सब्सक्राइब, डू शेयर। थैंक यू सो मच।